हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? क्या 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? तो मेरे प्यारे साथी, आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के 10 लघुतरीय प्रश्न। क्या केमिस्ट्री के 10 लघुतरीय प्रश्न, और ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और हमारा जो केमिस्ट्री का जो एग्जाम होने वाला है 6 फरवरी को होने वाला है। क्या 6 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, और यह 10 क्वेश्चन जो है 6 फरवरी के लिए काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, यदि इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए, क्या फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम क्या है मेरे दोस्त, एमएस टीचिंग सेंटर, या टेलीग्राम का जो लिंक है, क्या टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां पीडीएफ नोट्स दिया गया है। तो सबसे पहले क्या, 1 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि भोजन, क्या कि भोजन परिरक्षक क्या है, उदाहरण दें। भोजन परिरक्षक के बारे में बताना है कि क्या है और क्या करना, उदाहरण देना है। देखिए यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती यह करते हैं कि इसमें मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा उसको मतलब एग्जाम में जाकर के लिख देते हैं, लेकिन क्या होता है कि लिखने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि एक टॉपर भी लिखता है, एक आप भी लिखते हैं, और दोनों के लिखावट में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि टॉपर को फुल में से फुल मार्क्स दिया जाता है और आपको कुछ ही अंक मिलता है। तो इसीलिए हम आपको यहाँ बताएंगे कि लिखना है किस तरह से एग्जाम में, क्वेश्चन के साथ साथ यह भी बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर देना, यहाँ पे उत्तर दे दिए। उसके बाद टॉपिक जो है टॉपिक बनाना है, हेडिंग बनाना है। तो यहाँ पे क्या है कि भोजन के परिरक्षक, तो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग हो जाएगा भोजन के परिरक्षक। अब इसके बारे में हम लिखेंगे, इस लाइन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे वाला लाइन से हम लिखेंगे क्या है कि जो पदार्थ वायुमंडलीय जीवाणु और फंगस से भोज्य पदार्थ की सुरक्षा करता है भोजक संरक्षक या परिरक्षक कहलाता है। मतलब सिंपल सा डिफिनेशन है, काफी आसान है और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। क्या है कि भोजन परिरक्षक या संरक्षक उसे कहते हैं कि जो पदार्थ वायुमंडलीय जीवाणु और फंगस से क्या करता है, भोज्य पदार्थ की सुरक्षा करता है, उसे कहते हैं भोजन संरक्षक या परिरक्षक। इसके उदाहरण के बारे में बात क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण भी पूछा है। तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। क्या, सोडियम बेंजोएट। बस आप इतना लिखिए, 2 नंबर में से 2 नंबर जरूर मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित के एक एक उपयोग बताएं। क्या करना है कि निम्नलिखित के एक एक उपयोग बताना। पहला जो हमारे पास है क्या, पारासीटामोल। क्या, पारासीटामोल। और दूसरा क्या है, टिक्चर ऑफ आयोडीन। क्या, टिक्चर ऑफ आयोडीन मतलब टिक्चर आयोडीन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे दिए उत्तर दे करके हेडिंग बनाएंगे, फर्स्ट वाला का आंसर देना है। तो यहाँ पे नंबर 1 में क्या है, पारासीटामोल। तो यहाँ पे हेडिंग बनाए, उसके बाद लिखना है कि पारासीटामोल का क्या उपयोग है। जितना बोले उतना ही लिखिए। तो यहाँ पे क्या है, एक उपयोग बोला तो यहाँ पे लिख देंगे कि पारासीटामोल का जो उपयोग होता है शरीर के ताप को क्या, शरीर के ताप को कम करने में। क्या, शरीर के ताप को कम करने में। उसके बाद दूसरा क्या है, बी नंबर, टिक्चर ऑफ आयोडीन मतलब टिक्चर आयोडीन। तो टिक्चर आयोडीन का जो उपयोग करते हैं प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। क्या, पूर्तिरोधी के रूप में, सॉरी क्या, पूर्तिरोधी के रूप में टिक्चर आयोडीन का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जो 3 नंबर का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको आप वीवीआई कर दीजिए। क्या है कि एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं, कारण बताएं। क्या, एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं, क्या कारण है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं क्योंकि इसमें क्षारीय समूह अर्थात
NH2 क्या NH2 एवं अम्लीय समूह -COOH दोनों उपस्थित रहते हैं। मतलब क्या होता है कि एमिनो अम्ल जो होता है वो भी उभयधर्मी होता है, क्योंकि इसमें जो होता है क्षारीय समूह क्या क्षारीय समूह और अम्लीय समूह दोनों उपस्थित रहते हैं जो ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं। जो क्या करते हैं? ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि एमिनो अम्ल जो होता है उभयधर्मी होता है। यहाँ पे इक्वेशन बना देंगे क्या, यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको प्रदर्शित कर देंगे। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। क्या है कि निम्नलिखित के मोनोमर का नाम लिखें। क्या करना है कि निम्नलिखित के मोनोमर का नाम लिखना है। पहला है हमारे पास दिया हुआ नायलॉन 6 और दूसरा है ब्यूना S। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह किस चैप्टर का है? बहुलक चैप्टर का है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हेडिंग बनाए, यहाँ पे लिख दें उत्तर। उसके बाद ए नंबर में दिए नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 का जो मोनोमर होता है क्या होता है? एमिनो केपोरिक अम्ल। क्या एमिनो केपोरिक अम्ल होता है नायलॉन 6 का मोनोमर। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास दिया है क्या है? ब्यूना S। क्या यहाँ पे है ब्यूना S जो है, तो ब्यूना S का जो मोनोमर होता है क्या होता है? ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन। क्या ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन जो होता है ब्यूना S का मोनोमर। बस इतना हम लिख देंगे, इसमें 2 में से 2 अंक तो जरूर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है कि द्विक लवण, क्या द्विक लवण तथा जटिल लवण में किस प्रकार का अंतर है? क्या द्विक लवण और जटिल लवण में किस प्रकार के अंतर है? इसमें लिखेंगे कि द्विक लवण को जल में घोलने पर वह जल में अपने प्रारंभिक आयनों के परीक्षण को प्रदर्शित करता है। क्या करता है कि द्विक लवण को हम लोग जब जल में घोलते हैं तो वह जल में घोलने पर अपने प्रारंभिक आयनों के परिरक्षण को क्या कर देता है? प्रदर्शित कर देता है, दिखाता है। जबकि जस्ट इसका उल्टा जटिल लवण जो होता है जल में घोलने पर अपने प्रारंभिक आयनों के परीक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। यही इसमें क्या है? अंतर है। उसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर का, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। क्या है कि इकाई सेल, क्या इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? तो इकाई सेल से आप क्या समझते हैं तो उसी तरह से लिखना है। यहाँ पे उत्तर दिए, उसके बाद क्या करना है? हेडिंग बना देंगे इकाई सेल, जिसे इंग्लिश में यूनिट सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इकाई सेल दे दिए। उसके बाद क्या कर देना है कि इस वाले लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले मतलब नीचे वाले लाइन से हमें लिखना है, लिखेंगे कि यूनिट सेल जो है क्या है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एकदम सिंपल परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसके त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है इकाई सेल कहलाता है। क्या होता है कि इकाई सेल जो है आकाशीय जालक का वह छोटा भाग है जिसके त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे ही इकाई सेल कहते हैं। उसके बाद बता देना है कि इकाई सेल के प्रकार के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता देना है। क्या है कि इकाई सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं कि इकाई सेल जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? सरल इकाई सेल या मूल इकाई सेल, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में SC कहा जाता है। क्या? SC। उसके बाद दूसरा है पिंड केंद्रित इकाई सेल, मतलब BCC। उसके बाद तीसरा जो है फलक केंद्रित इकाई सेल, मतलब FCC। बस आप क्या कीजिए, इतना इस तरह से लिखिए, पॉइंट यहाँ हम पॉइंट दे करके लिखिएगा इस तरह से जैसे लिखा गया है। आपको 2 में से 2 अंक जरूर मिलेगा और एग्जामिनर भी खुश होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 7 नंबर का, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है? एक उदाहरण से समझाएं। क्या करना है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है बताना है और उदाहरण भी देना है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ भी करेंगे। हेडिंग यहाँ बना दिए कि विद्युत रासायनिक सेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका हेडिंग। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि वैसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न की जाती। क्या होता है कि वैसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है।
मतलब सिंपल डिफिनेशन है, क्या है कि विद्युत रासायनिक सेल वैसा रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और लिखना है कि इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक पर ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पर अवकरण होता है। क्या होता है कि विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पर होता है अवकरण होता है और दूसरा पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद उदाहरण के लिए विद्युत रासायनिक सेल के गैल्वेनी सेल, वोल्टीय सेल तथा डेनियल सेल, यही क्या है इसका उदाहरण। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको आप VVI कर दीजिए। क्या है यहाँ पे कि विलेयता संबंधी हेनरी का नियम क्या है। विलेयता संबंधी हेनरी ने जो नियम दिए हैं उस नियम को क्या करना है, यहाँ लिखना है। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक यहाँ हेडिंग हो जाएगा हेनरी का नियम। उसके बाद लिखेंगे कि किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यही हेनरी साहब बताए थे कि किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होता है, क्या किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। उसके बाद क्या है यहाँ कि विलयन में गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज यहाँ पे क्या हुआ, मोल प्रभाज का अनुपात होता है। क्या होता है, मोल प्रभाज का अनुपात होता है। अर्थात मतलब इसका कहने का मतलब यही हो गया कि हेनरी का जो नियम है क्या हो जाएगा यहाँ पे P समानुपाती X। क्या P समानुपाती X, जहां P जो है क्या है गैस का आंशिक दाब है और यहाँ पे X जो है गैस का मोल प्रभाज है। क्या मोल प्रभाज, इसलिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या यहां से हम लोग इसलिए लिख सकते हैं P बराबर, क्या P बराबर लिख सकते हैं K गुने X, क्योंकि समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक स्थिरांक K आएगा। क्या स्थिरांक K आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया P बराबर K गुने X। जहां क्या है, जहां यहाँ लिख देना जहां K स्थिरांक। 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है इसको, इसलिए इसको आप नजरअंदाज कभी नहीं कीजिएगा। क्या है कि प्रसरण एवं प्रसरण दाब की परिभाषा दे। क्या करना है कि प्रसरण एवं प्रसरण दाब की परिभाषा देना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरह सब प्रश्न की भांति इसको भी सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, उसके बाद हेडिंग यहाँ पे बना दिए प्रसरण। उसके बाद लिखेंगे कि शुद्ध, यहाँ हो जाए शुद्ध विलायक। क्या शुद्ध विलायक, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, क्या हो जाएगा विलायक। शुद्ध विलायक के कणों को क्या शुद्ध विलायक के कणों को अर्धपरागमय झिल्ली, जिसे SPM भी कहा जाता है। क्या शुद्ध विलायक के कणों को अर्धपरागमय झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होना प्रसरण कहलाता है। क्या कहलाता है कि शुद्ध विलायक के कणों को अर्धपरागमय झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होना मतलब बहना प्रसरण कहलाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रसरण दाब है। तो यहाँ पे हेडिंग उसी तरह से बना देंगे हम, क्या बना देंगे प्रसरण दाब। उसके बाद लिखेंगे प्रसरण दाब हम लोग कहते हैं किसको, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि शुद्ध विलायक के कणों को अर्धपरागमय झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए विलयन के तरफ से न्यूनतम दाब जो आरोपित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रसरण दाब कहते हैं। मतलब सीधा सा आप समझिए कि शुद्ध विलायक के कणों को अर्धपरागमय झिल्ली से होकर विलयन के तरफ जाने के लिए जो जाने पर जो न्यूनतम दाब आरोपित किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रसरण दाब कहते हैं। मतलब इस तरह से आप देख लीजिएगा। उसके बाद 10 नंबर का और लास्ट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया, मोस्ट VVI प्रश्न है। क्या है कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं। क्या भौतिक और रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं, इसको आप क्या कीजिए 5 स्टार। क्या 5 स्टार। एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर इतना आद होगा। तो दोस्त यदि आपको कुछ बेहतर करना है तो मेहनत तो करना होगा, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए, आद जरूर होगा। क्या है कि भौतिक अधिशोषण, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष भौतिक बलों जैसे वांडर वाल्स
बंधों के द्वारा बंधे होते हैं तब इस भौतिक अधिशोषण या बांडर अधिशोषण कहते हैं। मतलब तब इसे भौतिक अधिशोषण या बांडर वाल्स अधिशोषण कहते हैं। मतलब सिंपली समझना है कि भौतिक अधिशोषण उसे कहते हैं जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष भौतिक बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण या वांडर वाल्स अधिशोषण। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास इसी में है, क्या दिया हुआ है, इसी में हमसे पूछ दिया है कि रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण यहाँ पे हेडिंग बनाए, इस लाइन को छोड़ दिए, उसके बाद अगला लाइन से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से लिखना है एग्जाम में, क्या है कि जब अधिशोषक अणु व अधिशोष अणुओं के मध्य रासायनिक बंध होते हैं। क्या होता है ना, सिंपल समझिए, एकदम आसान डिफिनेशन है। क्या है कि रासायनिक अधिशोषण उसे कहेंगे जब क्या होता है कि अधिशोषक अणु और अधिशोष अणु के मध्य मतलब बीच रासायनिक बंध होता है, तब इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं या कहलाता है। फिर इसमें लिख देंगे थोड़ा सा कि रासायनिक अधिशोषण के फलस्वरूप अधिशोषण की सतह पर एक प्रकार का यौगिक बन जाता है। मतलब जब भी रासायनिक अधिशोषण होता है तो उसके बाद क्या होता है कि अधिशोषण की सतह पर क्या होता है, एक यौगिक बन जाता है, एक प्रकार का यौगिक बन जाता है जो कि पृष्ठ यौगिक कहलाता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ नोट्स के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।